कहानी की शुरुआत होती है साल 2005 में। हम डेविड को देखते हैं, एक 22 साल का लड़का जो मायामी में रहता है और साथ साथ एक मसाज कंपनी के लिए काम करता है। लेकिन डेविड अब बुढ़े अमीर लोगों को छूकर पैसे कमाने से बोर होने लग गया था। डेविड ने अपनी पढ़ाई कॉलेज के एक सेमेस्टर के बाद ही छोड़ दी थी, जिसके बाद उसका अपने माँ बाप के साथ झगड़ा हो गया। इससे पहले भी डेविड अलग अलग 6 नौकरियों से निकाला जा चुका था और कुछ नौकरियां उसने अपनी मर्जी से भी छोड़ दी थी, इसीलिए उसके पास अब ज्यादा ऑप्शन भी नहीं बचे थे। डेविड ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी से कुछ चद्दरें खरीदी और उन्हें ओल्ड एज होम्स के अंदर बेचने चला गया। लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी, क्योंकि ओल्ड एज होम के मालिक को असल में बुजुर्गों को आराम देने में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। एक शाम वो किसी पार्टी के दौरान अपने स्कूल के सबसे अच्छे दोस्त एफ्रियम से मिला। सालों से उसकी एफ्रियम से बात तक नहीं हुई थी। एफ्रियम एलए में अपने चाचा के साथ रहता था और हथियारों का बिजनेस करता था, लेकिन फिर उसके चाचा ने उसके कुछ पैसे मार लिए, इसलिए एफ्रियम ने अपने चाचा का घर छोड़ दिया और मायामी आकर खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, जिसका नाम था AEY। एक साथ गाड़ी में घूमते हुए वो हरा सामान खरीदने के लिए निकले, लेकिन एफ्रियम को उसके डीलर के घर के बाहर घूम रहे कुछ गुंडों ने बेवकूफ बना दिया और उसके पैसे छीन लिए। गुंडों को सबक सिखाने के लिए एफ्रियम ने अपनी गाड़ी की डिग्गी से मशीन गन निकाली और आसमान की तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगा, जिससे गुंडे डर कर वहाँ से भाग गए। मगर इस बात का डेविड पर गहरा असर पड़ा, क्योंकि वो लोगों के मुंह से बार बार अपनी बेइज्जती सुनकर थक चुका था और उसे वो लोग अच्छे लगते थे जिनके अंदर खुद के लिए खड़े होने का गुदा हो। अगले दिन डेविड एफ्रियम के ऑफिस चला गया और उसे काम करता देख तो डेविड की नजरों में उसके लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। एफ्रियम एक आर्मी ऑफिसर बनकर किसी से बात कर रहा था। ये दिखावा दरअसल इसलिए था ताकि वो पता लगा सके कि उसके कंपटीशन में लोग कौन से कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि एफ्रियम सिर्फ इंटरनेट पर बंदूकें नहीं बेचता, बल्कि वो यूएसए की सरकार को भी बेचता है। एफ्रियम ने डेविड को बताया कि सरकार को बेचने में ही असली पैसा है, और क्योंकि डेविड उसका दोस्त है तो एफ्रियम उसे सब कुछ दिखाने भी लगा कि ये सब कुछ कैसे काम करता है। सरकार की वेबसाइट पर एफ्रियम ने बताया कि ये जो बड़ी बड़ी डील है ना, इनके अंदर नहीं घुसता मैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बड़ी बड़ी कंपनियों को ही मिलते हैं, मैं जाता हूँ छोटी मछली के पीछे, और यहाँ पे छोटी डील्स भी करोड़ों की होती हैं और मुनाफा भी बहुत होता है इसमें। फिर एफ्रियम के साथ लंच करने के बाद डेविड घर लौट आया और तभी उसे पता चला कि उसकी बीवी लिज प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनते ही वो घबरा सा गया, सोचने लगा कि मैं आने वाले बच्चे का खर्चा कैसे उठाऊंगा। इसके बाद जब डेविड फिर से अपने दोस्त एफ्रियम से मिला तो एफ्रियम ने आगे से कह दिया कि भाई मेरे साथ काम करेगा। डेविड पहले तो सोचने लगा कि यार इस बिजनेस से तो थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी की जान चली जाए। लेकिन एफ्रियम ने उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर मना लिया और किसी तरह ये यकीन दिलाया कि हमारा ये काम करना किसी जंग को बढ़ावा देना थोड़ी है, और डेविड उसकी बातें मान भी गया। फिर घर जाकर डेविड ने लिज को झूठ बोल दिया कि हम आर्मी को बेडशीट बेचने वाले हैं, इसलिए लिज डेविड के इस नए काम से पूरी तरह खुश हो गई। अगले 6 हफ्तों तक डेविड हथियारों के बिजनेस के बारे में सब कुछ सीखने लगा। डेविड ने सरकार की वेबसाइट पर नजरअंदाज की हुई अच्छी डील्स भी ढूंढी और ईस्टर्न यूरोप में जो लोग हथियार बनाते हैं उनसे बात करने लगा। इस तरह के लोगों को वॉर डॉग्स कहा जाता है, जो जंग के जरिए पैसे कमाते हैं बिना किसी भी मैदान जंग में कदम रखे। एफ्रियम का एक छुपा हुआ पार्टनर भी है, राल्फ शत्स्की, जो मायामी में 14 लॉन्ड्री शॉप्स का मालिक है और एक लोकल बिजनेसमैन भी। राल्फ का काम है एफ्रियम को हथियारों के लिए पैसे देना और बदले में कंपनी का 25% हिस्सा है उसके पास। लेकिन राल्फ को जो 25% मिलता है वो असल में उतना है नहीं, क्योंकि वो लोग इससे काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं। साथ ही राल्फ एक पक्का जूइश है। उसे लगता था कि एफ्रियम भी उसके जैसा है, वो कभी इजराइल के दुश्मनों को बंदूक नहीं बेचेगा। लेकिन एफ्रियम हर उस इंसान को बेचता था जिसे बंदूक चाहिए, उसे कोई मतलब नहीं था कौन किसकी तरफ है। खैर, जितना ज्यादा समय डेविड इस बिजनेस में बिताने लगा उतना ही बेहतर होता चला गया वो। और तो और उसने हेनरी नाम के एक बहुत बड़े सप्लायर से भी कॉन्टेक्ट कर लिया, जिसे लोग पिछले 20 सालों से हथियारों का सबसे बेस्ट सप्लायर मानते हैं। फिर एक रात बार में थोड़ा ज्यादा पीने के बाद एफ्रियम ने एक गलत लड़की पर लाइन मार दी और लड़की के बॉयफ्रेंड ने एफ्रियम को बढ़िया मुक्का दिया। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने लगे और तभी उन्हें फोन आया कि उन्हें बेरिटा पिस्टल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, जिसमें उन्हें बगदाद में इराकी पुलिस को कई हजार बेरिटा पिस्टल सप्लाई करनी होंगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद डेविड और लिज डॉक्टर के पास चले गए और अपने बच्चे को अल्ट्रासाउंड के जरिए पहली बार देखने लगे। जल्द ही उन्हें पता चला कि लिज के पेट में लड़की है। लेकिन डेविड की खुशी का पल बीच में ही टूट गया जब डेविड को कैप्टन फिलिप सेंटोस का फोन आया, जो कि एक नए कानून को लेकर बेहद परेशान था। इस नए कानून को लेकर इटली से इराक को होने वाली सारी हथियारों की सप्लाई पर बैन लगा दिया गया और अब बेरिटा पिस्टल्स का इराक पहुंचना नामुमकिन सा हो गया था। डेविड को इस नए कानून के बारे में ठीक से पता नहीं था, लेकिन ये काम उसके लिए जरूरी है, इसीलिए उसने झूठ बोलकर सेंटोस को कहा कि सब कुछ कंट्रोल में है सर, चिंता मत करो। खुशकिस्मती से एफ्रियम ने इस समस्या से निपटने का रास्ता ढूंढ निकाला।
डाला और कहा कि हम पिस्टल को पहले इटली से जॉर्डन भेजेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जिससे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, इसलिए पिस्टल को जॉर्डन से इराक भेजना ज्यादा आसान होगा। ठीक उसी रात डेविड और लिज ने अपने घर पर एक डिनर पार्टी रखी, जहाँ लिज के कुछ दोस्त डेविड को एफ्रियम के बारे में समझाने लगे। उन्होंने उसे बताया कि पैसे चाचा ने नहीं चुराए, बल्कि एफ्रियम ने चाचा से चुराए थे। उन लोगों की बात चल ही रही थी कि तभी एफ्रियम बिना बताए वहाँ पर पहुँच गया। उसने जैसे ही देखा कि यहाँ पर तो पार्टी चल रही है, उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे तो बुलाया नहीं गया पार्टी में। फिर डेविड उसे अलग से ले जाकर बात करने लगा। उसने समझाया कि भाई ये लिज की पार्टी है, उसके दोस्त हैं, मैंने किसी को नहीं बुलाया। तब एफ्रियम ने उसे बताया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है भाई, जॉर्डन के कस्टम डिपार्टमेंट ने हमारी बंदूकों को जब्त कर लिया है। दूसरी ओर कैप्टन सेंटोस को भी ये बात पता चल गई थी और वो उन्हें कॉल करके इस घटना पर जवाब मांगने लगा। साथ ही धमकी भी दी कि अगर डिलीवरी नहीं हुई ना तो मैं तुम लोगों को बैन करवा दूंगा सरकार से, ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, कभी दोबारा काम नहीं मिलेगा। अब दोनों के सर पर तलवार लटक रही थी तो उन्हें जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उनकी इस बातचीत को लिज ने सुन लिया। वो घबरा गई जब उसे आखिरकार पता चला कि उसका पति हथियारों का डीलर है। उसने गुस्से में डेविड से कह दिया कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुमने झूठ बोला है मुझे। लेकिन बदकिस्मती से डेविड के पास लिज को और कुछ समझाने का टाइम नहीं था, क्योंकि उसे और एफ्रियम को तुरंत जॉर्डन के लिए रवाना होना पड़ेगा। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें एम्बेसी से कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि जिस प्लेन में हथियार थे वो सरकारी रूल्स के हिसाब से तो एक्सपायर हो चुका है। इसीलिए लोकल्स को रिश्वत देकर अपना सामान छुड़वाने के बाद उन्होंने मालबोरो नाम के एक ड्राइवर से सौदा किया। उसे लोग देश का सबसे बेहतरीन स्मगलर मानते हैं। अब मालबोरो को उन्हें इराक तक ले जाना होगा ताकि वो खुद जाकर बंदूकों की डिलीवरी कर सकें। लेकिन डेविड इस सफर की सुरक्षा को लेकर परेशान होने लग गया। लेकिन एफ्रियम ने उसे समझाया कि ये काम जल्दी खत्म हो जाएगा और सुबह तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ऑनेस्टली चिंता करने की कोई बात है ही नहीं। आधी रात को वो लोग इराकी बॉर्डर पर पहुंचे, जहाँ कुछ सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। लेकिन मालबोरो ने उन्हें बड़ी आसानी से रिश्वत के तौर पर सिगरेट पकड़ाई और कहा कि ट्रक में कुछ जरूरी सामान है, मैं छोटा सा डिलीवरी वाला हूँ, प्लीज जाने दीजिए भैया। ट्रक वहाँ से निकलते ही डेविड और एफ्रियम चैन से सो गए और जब सुबह उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि ट्रक एक सुनसान गैस स्टेशन के सामने रुका हुआ है। जब मालबोरो ट्रक में डीजल भर रहा था तो एफ्रियम थोड़ा हल्का होने चला गया। तभी डेविड को लिज का फोन आया और वो उसे कहने लगी कि मैं समझ गई हूँ तुम हमारे परिवार को लेकर कितने परेशान हो, तभी तुमने ये जोखिम भरा काम शुरू किया है ना। देखो 4 पैसे कम कमा लेंगे, तुम इतनी चिंता मत किया करो और मुझे कभी आज के बाद दोबारा झूठ मत बोलना। डेविड उसकी बात मान गया और साथ ही उसने एक और नया झूठ बोल दिया कि मैं अभी तो एक होटल में हूँ। तभी अचानक से उसे कॉल काटना पड़ा, क्योंकि उसने देखा कि हथियारबंद बागियों का एक झुंड उनकी तरफ आ रहा है। इसलिए डेविड ने एफ्रियम से कहा कि जल्दी से ट्रक में चढ़ जा भाई। उसने ट्रक को जल्दी से स्टार्ट किया, लेकिन डीजल कम होने की वजह से ट्रक ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। उनके पास मालबोरो के लिए रुकने का वक्त भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने कहा कि दौड़ते हुए जल्दी से आजा। जैसे तैसे मालबोरो भी ट्रक में चढ़ गया और उसने गैस को दोबारा ट्रक में भर दिया। तभी बागियों ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और एक पल के लिए तीनों को लगा कि आज तो नहीं बच पाएंगे। लेकिन खुशकिस्मती से अमेरिकन आर्मी के अचानक आने की वजह से वो लोग बच गए। फिर आखिरकार वो बिना किसी और दिक्कत के मिलिट्री बेस तक पहुंच ही गए और कैप्टन सेंटोस उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि यहाँ तक पहुंच पाना ऐसा था कि कोई मौत का सफर तय करके आया हो। लेकिन वो लोग यहाँ पर सही सलामत पहुंच गए। फिर सामान के साथ कुछ सेल्फीज लेने के बाद उन्हें पेमेंट मिल गई और फिर कुछ सिपाहियों ने सुरक्षा के साथ उन्हें एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया ताकि वो सही सलामत बगदाद से निकल पाए। इस डील ने उन्हें बहुत सारा पैसा तो कमा कर दिया ही, लेकिन साथ साथ उनकी कंपनी का नाम भी मशहूर हो गया। इसीलिए अब उनकी कंपनी और तेजी से आगे बढ़ने लगी। हर महीने उन्हें और ज्यादा पैसे मिलने लगे। उन्होंने 2 एक जैसी दिखने वाली महंगी गाड़ियां खरीदी और फिर एक ही बिल्डिंग में 2 आलीशान घर भी ले लिए। डेविड ने जो चद्दर खरीदी थी ओल्ड एज होम्स में बेचने के लिए, दोनों ने मिलकर उन्हें जला दिया। ये एक तरह से उनका पुरानी जिंदगी को टाटा बाय बाय करने का तरीका था। रैल्फ अपने हिस्से का बढ़ा हुआ पैसा देखकर इतना खुश हुआ कि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की रकम और ज्यादा बढ़ा दी, जिस वजह से उन्हें कंपनी को और बड़ा करने का मौका मिल गया। अब उन्होंने बहुत सारे लोगों को काम पर रख लिया जो नई नई डील्स ढूंढेंगे। इसी बहाने डेविड को अपनी छोटी बच्ची के साथ और ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिल जाता। हालांकि दिन ब दिन मिलती तरक्की ने एफ्रियम के शरीर और दिमाग पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया। फिर एक रात डेविड को पता चला कि आर्मी ने एक नई डील पोस्ट की है, जो कि बाद में अफगान डील के नाम से मशहूर हो गई। एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर जिसमें पागल कर देने वाले आंकड़े शामिल थे, जैसे 10 करोड़ AK-47 की गोलियां, 20 लाख बंदूकें वगैरह वगैरह। ये डील उनके लिए एक जबरदस्त मौका हो सकता था, इसीलिए उन्होंने नेवाडा जाने का फैसला किया। वहाँ पर एक तरह से हथियारों का एक्सपो लगता है। लोग अपने नए नए तरीकों से बनाए हुए हथियारों को दिखाने आते हैं वहाँ पर। लेकिन बदकिस्मती से उनका ये प्लान फेल हो गया। उन्होंने हिसाब लगाया कि चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी डील क्यों ना कर ले, फिर भी वो इतनी क्वांटिटी को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी कंपनी छोटी है। वो दुनिया भर के इतने सारे अलग अलग
हथियार बनाने वालों से कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। बाद में जब डेविड एक कसिनो में पत्ते खेलकर अपनी हार का दुख भुलाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके पास हेनरी जेरार्ड आ गया, जिसे लोग हथियारों के कारोबार का बादशाह समझते हैं। तभी डेविड एफ्रियम को लेने चला गया और दोनों हेनरी से एक रेस्टोरेंट में डिनर पर मिले ताकि इस बेहतरीन डील को लेकर बातचीत कर सकें। हेनरी ने कहा कि मैं इस ऑर्डर को पूरा कर सकता हूं क्योंकि उसके अल्बेनिया में कुछ खास लिंक है, एक ऐसा देश जो सालों तक पश्चिमी देशों पर हमला करने की तैयारी करता रहा लेकिन कभी कर ही नहीं पाया। इसीलिए अब उनके पास लाखों ऐसे हथियार हैं जिनका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इसीलिए अब वो उन हथियारों को बेचकर उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। हेनरी ने कहा कि मैं उन हथियारों को सस्ते में दिलवा सकता हूँ क्योंकि वैसे भी अगर ये नहीं बिके तो कबाड़ में जाएंगे। इस डील का पूरा होना किसी सपने के पूरे होने जैसा होगा। इसलिए एफ्रियम ने सोचा कि हेनरी खुद इस डील के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा। तभी हेनरी ने बताया कि मेरे ऊपर यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सारी सैंक्शन लगा रखी हैं। सरकार को लगता है कि मैं आतंकवादियों से मिला हुआ हूँ। इस बात ने डेविड को थोड़ा डरा दिया क्योंकि वो ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता। लेकिन एफ्रियम, जिसे बस पैसे दिख रहे थे, वो डेविड को समझाने लगा कि भाई गलत शक भी हो जाता है लोगों के ऊपर, जरूरी थोड़ी है भाई आतंकवादियों से मिला हुआ है। उसकी बातों में आकर आखिरकार डेविड ने भी डील के लिए हाँ कर दी। फिर कुछ दिन बाद दोनों अल्बेनिया के लिए उड़ गए ताकि वो हथियारों को अच्छे से जांच पाएं। वहाँ पर उन्हें बशकिम नाम का एक आदमी ड्राइवर के तौर पर दिया गया। जब वो गोडाउन तक पहुँचे तो उन्होंने गोलियों की काबिलियत को जांचना शुरू किया। इतनी पुरानी होने के बावजूद भी गोलियां अच्छे से अपना असर दिखा रही थी। इसीलिए वो दोनों मायामी उड़कर आ गए और उन्होंने गोलियां खरीदने के लिए वेबसाइट पर बोली लगा दी। जवाब आते आते 5 महीने लग गए, लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें डील मिल गई। लेकिन इतने बड़े काम को शुरू करने से पहले कंपनी को सरकार अच्छे से जांचती परखती है। इसीलिए डेविड और एफ्रियम ने कंपनी का आज तक का पेपर वर्क और हिसाब किताब, जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था, सब कुछ झूठे तरीके से तैयार करवाना शुरू किया। 2 हफ्तों बाद वो रॉक आइलैंड चले गए ताकि यूएस मिलिट्री के उन ऑफिसर्स से मिल पाएं जिनकी निगरानी में आर्मी के सारे सामान की खरीद होती है। लेकिन दोनों इतने घबराए हुए थे कि बिल्डिंग में घुसने से पहले ही हरी घास फूंक कर गए ताकि खुद को शांत रख पाएं। लेकिन मीटिंग बढ़िया हो गई। उनके तैयार किए हुए नकली कागजों को भी हरी झंडी मिल गई। लेकिन एफ्रियम फिर भी गुस्से से भर गया क्योंकि उसे पता चला था कि उन्हें इस डील के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि उन्होंने बाकियों के मुकाबले बहुत कम दाम लगाया है। मतलब कि वो लोग $5 करोड़ और मांग सकते थे। जब डेविड ने घर लौटकर लिज को बताया कि मैं 1 महीने के लिए अल्बेनिया जा रहा हूँ, तो लिज ने उसकी उम्मीद से बेहतर जवाब दिया क्योंकि वो खुद भी उनकी बेटी के साथ अपनी माँ के घर जाने वाली थी। डेविड ने कहा कि मम्मी के पास क्यों जा रही हो? इस पर लिज ने डेविड को उसकी इराक वाली तस्वीरें दिखाई। लिज बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि डेविड ने उसे झूठ बोला था। उसे शांत करने की कोशिश में डेविड कसम खाने लगा कि ये आखिरी बार है, इसके बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन इस पर लिज ने उसे बताया कि मुझे एक और चीज के बारे में पता लग चुका है। मुझे कुछ पैसे के बंडल मिले थे जो तुमने सिंक के नीचे छुपा कर रखे थे बिना मुझे बताए। अब पानी लिज के सर से ऊपर जा चुका था। डेविड ने झूठ बोलने की सारी हदें पार कर दी थी उसके हिसाब से। इसीलिए अब लिज उनकी बेटी को लेकर वहाँ से चली गई। अल्बेनिया जाने से पहले एफ्रियम ने डेविड को कंपनी के लिए इतना कुछ कुर्बान करने के लिए शुक्रिया कहा और उसके बदले में उसे एक सोने का ग्रेनेड बॉम्ब दिया। तभी डेविड ने उसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट दिखाया जिसे डेविड ने खुद लिखा था ताकि दोनों उस पर साइन कर सकें और सब कुछ दोनों के हाथों में रहे। साइन होने के बाद डेविड ने एग्रीमेंट को टेबल के अंदर रख दिया। हालांकि एफ्रियम ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। अल्बेनिया पहुंचने पर डेविड को फिर से बशकिम मिला उनके ड्राइवर के तौर पर। वो लिज को बार बार फोन करने की कोशिश करता रहा लेकिन लिज उसके फोन का जवाब नहीं दे रही थी। जब सामान को ट्रक में लोड करके ले जाने की तैयारी हो रही थी, उसी वक्त डेविड को पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है। ये सारी गोलियां तो असल में चाइनीज हैं और यूएस की सरकार ने इन गोलियों पर बैन लगा रखा है। इस मसले के बारे में एफ्रियम को बताने के बाद दोनों ने सीधा हेनरी को फोन किया। लेकिन हेनरी कहने लगा कि अब तो ये तुम्हारी सिरदर्दी है भाई, तुम्हें खरीदने से पहले सारी गोलियां चेक करनी चाहिए थी। अब डेविड अल्बेनिया में बुरी तरह फंस गया था। अब वो ईस्टर्न यूरोप के अलग अलग डीलर्स को ढूंढने की कोशिश करने लगा। कुछ दिन बाद एफ्रियम उनके होटल में पहुंचा और कहने लगा कि मेरे पास एक आइडिया है। हम गोलियों को दोबारा पैक करेंगे लेकिन किसी और डब्बे के अंदर। यूएस की सरकार को कभी पता नहीं चलेगा कि ये गोलियां कौन से देश की हैं और फायर बोर्ड से बने डब्बों का इस्तेमाल करके हम काफी पैसे बचा सकते हैं। ये गैर कानूनी तो होगा लेकिन इस डील में इतने ज्यादा पैसे हैं कि हम इसे छोड़ नहीं सकते। इसके बाद बाशकिम ने उन्हें अपने एक दोस्त से मिलवाया जिसका नाम है एनवर, जो कि एक पैकेजिंग कंपनी का मालिक भी है। उन्होंने एनवर को चाइनीज प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया, सिर्फ ये कहा कि वो अपने सामान का वेट कम करना चाहते हैं। एनवर ने इस काम के लिए $1 लाख मांग लिए, जो उनके लिए डील बचाने और एक्स्ट्रा पैसे कमाने के सामने एक बहुत छोटी रकम थी। फिर 8 दिसंबर 2007 को उन्होंने अफगानिस्तान में आर्मी को पहले 50 लाख गोलियां बिना किसी दिक्कत के पहुंचा दी। कुछ दिनों बाद क्रिसमस के दिन लिज ने डेविड को वीडियो कॉल पर अपनी बच्ची को देखने दिया, लेकिन ये उसके साथ
साथ होने वाली आखिरी अच्छी चीज बन गई, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला था। उसी रात एफ्रियम ने यूएस ऑफिशियल्स को कॉल करके बताया कि हेनरी ने गोलियों को 4 गुना ज्यादा दाम पर आगे बेचा है और अब मैं उसे इस डील से बाहर करना चाहता हूँ, क्योंकि उसका इरादा हमें चूना लगाने का था। डेविड तुरंत उसे रोकने की कोशिश करने लगा, क्योंकि हेनरी ऐसा आदमी नहीं है जिससे पंगा लिया जाए। डेविड ने सोचा कि वैसे भी हम बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, इसलिए एफ्रियम पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल रहा है। डेविड ने कहा कि मैं अल्बेनिया में पूरे परिवार से दूर रहकर मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे, जबकि तू यूएसए में आराम काट रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम पार्टनर्स हैं ही नहीं, तुम बॉस हो और मैं तुम्हारा नौकर। ये सुनकर एफ्रियम कहने लगा कि भाई मैं तेरी बात समझ गया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कुछ नहीं करूंगा। तभी उसने डेविड की टेबल से वो साइन किया हुआ एग्रीमेंट चुरा लिया। साथ ही उसने डेविड से किया हुआ वादा भी नहीं निभाया, क्योंकि कुछ दिन बाद नए साल 2008 की शुरुआत होते ही डेविड को उसके कमरे से किडनैप करके एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहाँ 2 गुंडे उसे बेरहमी से पीटने लगे। तभी हेनरी ने उसे बंदूक दिखाकर धमकाया और कहा कि तुम दोनों मुझे मेरी ही डील से बाहर निकालना चाहते हो। फिर एक डरे हुए डेविड ने फैसला किया कि वो मायामी वापस चला जाएगा, इसीलिए वो गोडाउन चला गया अपना सामान लेने। वहाँ एनवर ने उसे बताया कि मुझे अभी तक पेमेंट नहीं मिली और मुझे असली वजह भी पता है कि तुम लोग गोलियों को दोबारा पैक क्यों करवाना चाहते हो। एनवर बहुत गुस्से में था, क्योंकि एफ्रियम उसका एक भी फोन नहीं उठा रहा। लेकिन डेविड ने वादा किया कि भाई मुझे यूएस जाने दे, मैं वहाँ जाते ही तेरे पैसे भेज दूंगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस आऊंगा यहाँ पे बाकी का काम करवाने के लिए। लेकिन जैसे ही डेविड टैक्सी में बैठने लगा तो बाशकिम की पत्नी ने उसे रोक लिया और बताया कि मेरा पति गायब हो गया है और किसी ने भी बाशकिम के बारे में कुछ नहीं सुना, उसकी लाश भी नहीं मिली आज तक। ये सब देखकर तो डेविड ने फैसला कर लिया कि बस एक बार निकल जाऊं यहाँ से, कभी वापस नहीं आने वाला। मायामी पहुंचते ही वो सबसे पहले लिज से मिला और उसके सामने कंपनी के लिए किए हुए हर गैर कानूनी काम को कबूल किया। और जब डेविड ने कहा कि मैं हथियारों का काम छोड़ दूंगा, फिर से मसाज वाला बन जाऊंगा, तो लिज ने उसे अपना लिया। इसके बाद डेविड एफ्रियम से मिलने गया ये बताने के लिए कि मैं इस काम को छोड़ने का फैसला कर चुका हूँ। एफ्रियम को लगा मानो डेविड उसे धोखा दे रहा है और उसने पैसे देने से मना कर दिया। फिर डेविड ने उसे धमकी दी कि अगर 2 हफ्तों में पैसे नहीं मिले मेरे, तो मैं वकील को तुम्हारे पास भेज दूंगा। लेकिन एफ्रियम को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने साइन किए हुए एग्रीमेंट की इकलौती कॉपी जला दी थी। जब डेविड को ये बात पता चली तो उसने एफ्रियम के दिए हुए सोने के बॉम्ब को अपने और एफ्रियम के ऑफिस के बीच के शीशे पर दे मारा, जिससे काफी हंगामा हो गया और फिर डेविड वहाँ से चला गया। 3 महीने बाद डेविड फिर से अपनी मसाज थेरेपिस्ट वाली जिंदगी में लौट आया। एक दोपहर उसके पास रैल्फ आया, जिसने बताया कि एफ्रियम को जो कुछ भी हुआ उसका बेहद अफसोस है और वो सुलह करने के लिए तुमसे मिलना चाहता है। इसके बाद तीनों एक रेस्टोरेंट में मिले। वहाँ एफ्रियम ने माफी मांगते हुए कहा कि मैं तुम्हें 2 करोड़ दे दूंगा। ये सुनकर डेविड को मजाक जैसा लगा, उसे अपनी बेइज्जती लगी, उसे बहुत गुस्सा आया और अब वो राल्फ को उन सभी गैर कानूनी कामों के बारे में बताने लगा जो उन्होंने उसके दिए हुए पैसों से किए थे और किस तरह वो उसे जितना कमाते थे उससे बहुत कम पैसे दिया करते थे। डेविड ने कहा कि मेरे लैपटॉप में सारे सबूत हैं, इसीलिए अगर मैं चाहूँ तो आसानी से एफ्रियम को सड़क पर ला सकता हूँ। लेकिन एफ्रियम को अभी भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर उसका नाम सामने आया तो डेविड का भी तो आएगा, क्योंकि कंपनी के सारे कागजों पर उसका भी नाम है। और फिर ये मीटिंग बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद डेविड को न्यूयॉर्क टाइम्स से फोन आया। वो उसके साथ एक इंटरव्यू करना चाहते थे, चाइनीज गोलियां जो दोबारा पैक की गई थी उनके बारे में। लेकिन डेविड ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और फोन काट दिया। लेकिन अब डेविड परेशान होने लग गया, क्योंकि इसका मतलब था कि जानकारी बाहर आ चुकी है और अब तो वो भी मुसीबत में पड़ जाएगा। लिज से ये वादा करने के बाद कि वो लॉयर को फोन करेगा, डेविड को लिफ्ट में एफ्रियम मिल गया, क्योंकि उसे भी तो फोन आया था। एफ्रियम अब दोबारा से स्कूल का वही पुराना दोस्त बन गया। वो डेविड को इमोशनल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन डेविड ने उस पर भरोसा नहीं किया और उसे एक जोरदार मुक्का मारा, क्योंकि डेविड समझ गया था कि वो कभी सच्चे दोस्त थे ही नहीं। वो हमेशा से एफ्रियम के लिए सिर्फ एक जरिया था पैसे कमाने का। फिर लिफ्ट जैसे ही नीचे पहुंची, उसी समय दोनों को एफबीआई के ऑफिसर्स ने घेर लिया। तुरंत ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इतने सारे गैर कानूनी काम और सरकार से बोले गए झूठ के बावजूद भी जिस गलती ने उन्हें फंसाया था, वो गलती एनवर को पैसे ना देना थी। पैसे न मिलने की वजह से एनवर ने अमेरिका के डिफेंस क्वार्टर को फोन करके उनकी शिकायत कर दी थी। उसी वक्त एफबीआई ने पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और उसी दौरान रैल्फ को भी कई दुकानों में से एक में पकड़ लिया गया। वो इतना डर गया कि बिना किसी झिझक के उसने एफबीआई से समझौता कर लिया। रेस्टोरेंट वाली मीटिंग उसका ही प्लान था और उसने पूरी बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन पहना हुआ था। उस रिकॉर्डिंग में उनके सभी जुर्म कबूल हो गए। एफ्रियम के ऊपर 70 से ज्यादा गैर कानूनी जुर्म करने का केस चलाया गया। रिकॉर्डिंग के अंदर पता लग रहा था कि एफ्रियम ही असली मास्टरमाइंड है, इसीलिए उसे 4 साल की सजा सुनाई
सुनाई गई। जबकि डेविड ने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए थे, इसीलिए उसे 7 महीने हाउस अरेस्ट पर रखा गया। उन्हें बताया गया कि उनकी कंपनी 2022 तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकती। 7 महीने खुद को बंद रखने के बाद डेविड ने फिर से मसाज थेरेपिस्ट वाला काम शुरू कर दिया और वो हैरान हो गया जब उसका अगला क्लाइंट हेनरी निकला। वो थोड़ा डर रहा था, पर हेनरी ने उसे यकीन दिलाया कि मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं तुझे सच में मारना चाहता तो पहले ही मार देता। हेनरी ने अल्बेनिया में जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगी, ये कहते हुए कि उसे गलत जानकारी मिली थी, और इस बात के लिए उसने शुक्रिया अदा किया कि डेविड ने FBI की पूछताछ के दौरान उसका नाम नहीं दिया। डेविड के पास हेनरी के लिए भी कुछ सवाल थे। उसने पूछा कि क्या कसिनो टेबल पर हमारा मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक था और बाशकिम के साथ क्या हुआ, लेकिन जवाब देने की बजाय हेनरी ने उसे पैसों से भरा हुआ एक सूटकेस लेने को कहा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि तुम दोबारा कोई सवाल नहीं पूछोगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो।